फरहान अपने बिस्तर पर लेटा था कि उसका बेड इतने ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया कि वो समझा शायद ज़लज़ला आ गया है। वो जल्दी से उठ के बैठा, उसने ऊपर पंखे की तरफ इधर उधर देखा, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी सिवाय उसके बिस्तर के जो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। जैसे ही वो उठ के बैठा उसका बिस्तर हिलना बंद हो गया। वो खौफजदा होके कमरे में खड़ा हो गया। काफ़ी देर गुजर गई, कुछ भी ना हुआ। वो वहीं खड़ा रहा तो वो अपने आप से मुखातिब हुआ, शायद मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ, इसकी वजह से ऐसा मेरे साथ कुछ हो रहा है। मुझे शराब का सहारा लेना चाहिए और उसके बाद सो जाना चाहिए। उसने शराब निकाली और एक गिलास चढ़ा गया। उसकी जैसे ही निगाह सामने शीशे की तरफ पड़ी तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने चीख मारने की कोशिश की लेकिन उसकी गले से चीख नहीं निकल सकी। उसके पीछे कोई बिल्कुल खड़ा था। जैसे ही उसने सामने शीशे की तरफ देखा, एक काला स्याह सा साया था जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब उसको यकीन आ चुका था, ये मेरा खौफ है, ये मेरा वहम है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। मैं इतना खौफजदा हो चुका हूं कि खौफजदा हो के मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे एक और शराब का गिलास पीना चाहिए। उसने एक और गिलास पिया और उसके बाद एक तीसरा गिलास पी गया। उसको लगा मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन उसी लम्हे उसको लगा कि शीशे के अंदर फिर कोई हलचल सी है। उसने उसी लम्हे शीशे की तरफ देखा तो उसने देखा उसका शीशा टोटल ब्लैक हो चुका है। कमरे के अंदर पूरी रोशनी है लेकिन शीशा काला स्याह है और ऐसे लगता है शीशा है ही नहीं, वहां पे सिर्फ एक काली स्याही मौजूद है। और वो हैरान रह गया कि मेरे दिमाग को क्या हो गया है, ये मुझे कैसा अजीब व गरीब सा नजर आ रहा है कि शीशा काला स्याह हो गया है। वो चलता हुआ शीशे के पास गया और जैसे ही उसने शीशे पे हाथ रखने की कोशिश की, उसको ऐसा लगा कि उसका हाथ शीशे के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही उसने शीशे पे हाथ टच किया तो उसी वक्त उसको एक जोरदार झटका लगा और जल्दी से वो पीछे हट गया, यहां तक कि नीचे गिर गया। उसका हाथ शीशे पर नहीं, एक ऐसे जिस्म पर जाकर टच हुआ था जैसे किसी औरत का जिस्म होता है। और हाथ जैसे ही औरत के वजूद को टच हुआ तो वो झटका खा के पीछे गिर पड़ा। वो तो अपने शीशे पे हाथ टच कर रहा था, उसका हाथ कैसे औरत के वजूद को टच हो गया। वो नीचे फर्श पर गिरा पड़ा था और अभी तक शीशे को देख रहा था। शीशा बिल्कुल नॉर्मल था, ना ही वहां पे कोई काला साया स्याह था, ना ही वहां पे कोई वजूद था, ना ही कुछ था। अभी तक तो वहां पे बहुत कुछ वो देख चुका था लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल जैसे शीशा होता है वैसे ही शीशा मौजूद था। उसी लम्हे उसकी निगाह ऊपर पंखे के ऊपर पड़ी तो उसने देखा उस पंखे के ऊपर चारों तरफ बाल ही बाल हैं, जैसे कोई फानूस लटक रहा होता है ऐसा ही पंखा बालों से भरा हुआ था, गोल दायरे की शक्ल में, जैसे कोई बालों का फानूस लटक रहा हो और पंखा हल्का हल्का हिल रहा था। ये किसी खातून के सर के बाल थे जिन्होंने पूरे पंखे को अपनी लपेट में ले रखा था और पंखा हल्का हल्का हिलना शुरू हो गया था। वह बेइंतहा खौफजदा हो गया कि ये क्या मंजर है। अभी मैंने शीशे को हाथ लगाया था, वहां पे कोई वजूद था और अभी शीशा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है लेकिन मेरे पंखे के ऊपर एक काले स्याह बालों ने फानूस सा बना रखा है, ये क्या है। और उसी वक्त उसके कमरे की दीवारों के ऊपर किसी ने जैसे खून जमीन पे किसी बर्तन में हो और कोई खून में अपना हाथ डबो के भगो के ऐसे दीवार पे हाथ रखे तो खून से भरा हुआ हाथ अपने निशान छोड़ देता है, वैसे ही एक हाथ का निशान दीवार पे बन गया जो खून आलूद था। और उसी वक्त एक दूसरा हाथ भी, लेफ्ट भी और राइट भी, दो हाथ वहां पे बन गए और साथ ही नीचे पांव के निशान बन गए।
और उसके बाद जैसे कोई कमरे की दीवार पे चलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो, पहले हाथ छपते और उसके बाद नीचे पाँव आ जाते, फिर ऊपर हाथ छपते और उसके नीचे पाँव आ जाते। और ऐसे ही कोई चलता चलता दीवार के ऊपर तक पहुंचा और उसी तरह वो छत के ऊपर हाथों के और पाँव के निशान चलते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। और चलते चलते दूसरी दीवार तक वो पाँव के और हाथों के निशान पहुंच गए और चलते चलते नीचे फर्श पे आ गए। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने पंखे की तरफ देखा, बिल्कुल नॉर्मल था, और लेकिन अब दीवार के ऊपर पांव के और हाथों के खून आलूद निशान थे। तभी कमरे के अंदर एक कहका सुनाई दिया, एक औरत का कहका। और उसके बाद एक आवाज गूंजी, तेरे दोस्तों को तो मैंने मार के अपना बदला ले लिया, लेकिन तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुझे इतनी आसानी से मैं नहीं मरने दूंगी। और एकदम से जैसे वो होश में आ गया और उसको सब कुछ याद आ गया, वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और भागा दरवाजे की तरफ। और जाते ही जैसे उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। कमरे में एक कहका सुनाई दिया, कोई भी इस लम्हे तुझे नहीं बचा सकता, तो जितना भी मदद के लिए पुकारेगा, कोई भी तेरी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा, ना ही तेरी मदद करेगा। तुझे मेरे हाथों से आज कोई नहीं बचा सकता। मैं आज तुझे तड़पता हुआ देखना चाहती हूं। मैं तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। अगर तू अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, मुझसे जिंदगी की भीख मांगना चाहता है, तो वो दराज में रखी हुई छुरी उठा और उस छुरी को अपने पेट में मार दे। तुझे तकलीफ होगी, थोड़ी सी होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। जो मैं तुझे तकलीफ दूंगी तो वो सोच भी नहीं सकता। वो अभी तक दरवाजे के पास खड़ा दरवाजे को खटखटा रहा था, लेकिन जब वो बोलना शुरू हुई तो वो चुप होकर खड़ा हो गया। दरवाजा भी नहीं खटखटा रहा था कि उसी लम्हे उसको लगा कि ये गलत कह रही है, मुझे किस तरीके भागना चाहिए, अपनी जान बचाना चाहिए। वो दोबारा से ठा 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 दरवाजा पीटना शुरू हो गया, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उसी लम्हे किसी ने उसको बालों से पकड़ा और इतनी जोर से खींच के मारा कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा और इतनी जोर से जमीन पे उसको पटका गया था कि तकलीफ से उसकी जान निकल गई। उसके कानों में गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तूने सुना नहीं, तुझे क्या कहा? तू तकलीफ दे मौत मरना चाहता है या माफी चाहता है? चल उठ। छुरी उठा। वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था। फिर से उसके हाथों में, उसके बालों में हाथ डाला गया, जैसे उसको कोई फिर उठा के पटकना चाहता हो। और वो जोर से बोला, रुको 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 रुको, मैं करने को तैयार हूं। और इतनी खौफ उसके ऊपर तारी हो चुका था, वो इतना डर चुका था कि उसी लम्हे वो उठा, उसने दराज खोली और उसके अंदर रखी हुई जो छुरी थी वो उसने अपने हाथ में पकड़ी। और अभी सोच में मसरूफ था, क्या करूं, अपने पेट में मारूं या ना मारूं, कि अभी उसने हाथ दूर ही किया था, किसी ने उसके हाथ को पकड़ा और जोर से वो छुरी उसके पेट में मार दी। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल सकी, सिर्फ एक दर्द था। उस दर्द का एहसास था जो उसके चेहरे पे नजर आ रहा था। वो बहुत तकलीफ में था, इतनी तकलीफ में कि उस छुरी के लगने से वो बहुत ज्यादा तकलीफ से बिलबिला उठा था। कि उसी लम्हे कमरे के अंदर धुआं सा भरना शुरू हो गया। चारों तरफ एक ऐसा धुआं था जैसे कहीं आग लगती है और काला स्याह धुआं बनता है, ऐसे धुआं लहराना शुरू हो गया। पूरे कमरे के अंदर धुआं लहराना शुरू हो गया। और उसी लम्हे जिसके पेट के अंदर छुरी लगी हुई थी उसको टांग से पकड़ा गया और टांग से पकड़ के उसको ऊपर छत के करीब लेके गए और उसके बाद उसको जमीन पे पटक दिया गया। और फिर उससे कहा गया, अब फिर से अपने पेट में छुरी मार।
अब उसके अंदर एक दीवान की एक जुनून सवार हो चुका था, वो अजीब सा हो चुका था। और फिर से उसने अपनी खुद से छुरी को पीछे किया और अपने पेट में मार लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पेट में छुरी मारी तो किसी वजूद ने छुरी को पीछे खींचा, फिर से उसके पेट में मारा, फिर से खींचा, फिर से पेट में मारा, फिर से खींचा। शायद कोई इतनी जोर जोर से उसकी पेट में छुरियां मारता जा रहा था कि वो जमीन पे, फर्श पे गिरा और तड़पते हुए उसने जान दे दी। वो वहीं पे मर चुका था। उमर इस कहानी को सुन रहा था और उसके साथ बैठी हुई लड़की एक ऐसी भयानक खौफनाक कहानी सुना रही थी जो वो सोच भी नहीं सकता था कि ये क्या है। वो झुरझुरी से लेके बोला कि तुम इतनी अजीबो गरीब सी कहानी मुझे सुना चुकी हो, ये क्या मकसद है इस कहानी का? वो मर गया, वो उस तरह मर गया, वो उस तरह मर गया, तुम्हें कैसे पता? वो तो मर गया, वहां पे देख कोई नहीं रहा था, तुम कैसे जानती हो? कुछ देर वो चुप रही और उसके बाद बोली, अभी कहानी अधूरी है। तुम्हें कहा था एक लंबी कहानी है, तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। वो बोला, हां ठीक है, सुनाओ। अब उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया था और थोड़ा सा उसके अंदर में खौफ भी पैदा हो गया था। ये एक बहुत अजीबो गरीब खौफनाक सी कहानी थी जो वो लड़की सुना रही थी। वो बोली, एक लड़की जिसका नाम शाजिया था, वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसके मां बाप गांव में रहते हैं। मां बाप का वो वाहिद सहारा थी। वो चाहती थी कि मां बाप को खुशियां दे सके, मां बाप को छोटी छोटी खुशियां जिनके लिए वो हमेशा तरसते रहे हैं। अगर उनके यहां बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है, तो वो बेटी बेटा बन के उसको खुशियां देगी। और उन्हीं गरीब मां बाप ने उसको पढ़ाया था। उस गांव में कोई भी लड़की पढ़ती नहीं थी, लेकिन वो पढ़ गई थी और शहर आई थी मुलाजमत करने के लिए कि यहां मुलाजमत करेगी, मां बाप को पैसा भेजेगी और यहां पे उसको एक बड़े ऑफिस के अंदर नौकरी भी मिल गई। वो लड़की शाजिया, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं, ये सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, यहीं पे ही रहती थी। मैं उससे अक्सर मिलने के लिए आती थी। उमर बड़े गौर से सारी कहानी सुन रहा है। वो अपने ऑफिस जाती, काम करती और काम करके सीधा वापस आ जाती। ऑफिस के जितने भी लड़के थे उससे बातचीत करने की कोशिश करते। वो बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी। एक रिस्पेक्ट के साथ, तमीज़ के साथ सबसे बात करती, मिलती, लेकिन ज़्यादा, हद से ज़्यादा किसी को ना खुद फ्री होती ना फ्री होने देती। एक दिन अपने ऑफिस की कैंटीन पे बैठी वो खाना खा रही थी कि वहीं पे ये तीनों लड़के, इमरान, जावेद और फरहान, वो भी वहीं पे आए। और जैसे उस लड़की को देखा तो वो उनको बहुत अच्छी लगी। शाजिया ने वहां से खाना खाया और खाना खा के वो वहां से चली गई। लेकिन उन्होंने वहां बैठे हुए, क्योंकि बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उनका आना जाना था, उन्होंने पूछ लिया था। वो स्टाफ भी रखते थे, उनके वालिदैन को कह के सिफारिश करके बहुत सारे लोगों को उन्होंने जॉब पे भी रखवाया था। बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और तभी उन्होंने पूछा, ये लड़की कौन है? तो उन्होंने बता दिया, ये शाजिया है, और पूरी उसके बारे में मालूमात भी हासिल कर ली। वो अक्सर वालिदैन को बताए बगैर उन्होंने एक रूम भी ले रखा था। यही बिल्डिंग के जो साथ वाली बिल्डिंग है, ये एक पुरानी बोसीदा सी बिल्डिंग है, लेकिन उससे थोड़े ही फासले पे जो शानदार बिल्डिंग है, उन्हीं में एक कमरा उनका भी था। वो उसके बारे में पता कर चुके थे और उससे राब्ता करना चाहते थे, उसको नौकरी का लालच देना चाहते थे, उसकी अच्छी जगह पे, पोस्ट पे जॉब नौकरी करवाना चाहते थे। इसलिए ही उन्होंने अता पता लिया था कि इसको हम ऑफर करेंगे अपने वालिद को, किसी को कह के हम अच्छी जगह पे करवा देंगे, लेकिन हम इसके बदले इससे कुछ मांगेंगे। लेकिन एक दिन हुआ ऐसे कि वो भी अपनी उसी बिल्डिंग से बाहर निकले और इसी ही रास्ते से गुजरने लगे तो शाजिया भी नीचे उतर रही थी।
उन्होंने गाड़ी रोकी और उनसे कहा, आपका नाम शाजिया है ना? वो एकदम से चौंकी और बोली, क्यों, आपको इससे मकसद? उसने कहा, इसलिए कि हम आपको एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र करना चाह रहे हैं। मेरे वालिद ये करते हैं। ये बोलने वाला फरहान था। मेरे वालिद ये हैं, मैं उनसे कह के आपकी बहुत अच्छी जॉब करा सकता हूँ। आप यहाँ पे रहती हैं? वो बोली, हाँ मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो बोले, आपको हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी कई लोगों को अपने वालिदैन से कह के सिफारिश करके बहुत अच्छी नौकरी दिलवा चुके हैं, तुम्हें भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसने कहा, शुक्रिया। ऐसा लगा जैसे वो जॉब के लिए कायल हो गई है। तो फरहान बोला, ठीक है, कल दिन के 2 बजे तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें अपने वालिद साहब के ऑफिस ले जाऊंगा और उसके बाद तुमसे उनको मिलवा भी दूंगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे कहाँ इंतजार करना होगा? उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से ही पिक कर लूंगा और सीधा तुम्हें अपने वालिद साहब के पास ले जाऊंगा। अगले दिन वो ऑफिस से छुट्टी लेके 2 बजे वहीं इंतजार करने लगी और वो गाड़ी लेकर नीचे पहुंच गया। वो सामने खड़ी थी। उसने उससे कहा, आइए बैठिए। वो बहुत तमीज से फरहान उससे पेश आ रहा था और उससे बोला, मैंने पापा से बात कर ली है, वो बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं और ये तुम पहली लड़की नहीं हो, इससे पहले भी कई लोगों को मैं अच्छी जॉब दिलवा चुका हूं। तभी मैंने तुमसे कहा भी था कि अपने कोलीग से पूछ भी लेना, हमने पहले भी काफ़ी लोगों को दिलवाई है। हम लोग गरीबों की बहुत मदद करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं हम उनको अच्छी जॉब दिलवाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में गरीबों के लिए बहुत मदद है। वो ऐसी मोहब्बत भरी बातें करता रहा कि वो कायल हो गई, ये तो बहुत अच्छा लड़का है फरहान। और उसको लेके उसी फ्लैट की तरफ आया। तो वो बोली, हम ये कहाँ आए हैं? उसने कहा, पापा का मेन ऑफिस यहीं पे है, आपकी यहीं पे मीटिंग होगी। वो जानती थी ये जो बिल्डिंग है ये सारे अमीरों की है, यहाँ पे अमीर ही रहते हैं, कोई गरीब नहीं है। उसने कहा, नहीं आप बेफिक्र हों, आपके ऑफिस के बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे पापा को। और उसने अपने पापा का जब नाम बताया तो बहुत सारे लोग उसके पापा को जानते थे। वो लड़की भी जान गई कि हाँ वो तो एक अमीर बिजनेसमैन है। वो इसको लेके ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा नॉक किया, सामने जावेद खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोला, उसने कहा, यस। उन्हें कहा, आइए, आपके डैड इंतज़ार कर रहे हैं इनका। वो खुश हो गई कि बाकायदा उसका इंतज़ार हो रहा है। वो अंदर दाखिल हुई। वो उसकी प्लानिंग नहीं जानती थी कि उन तीनों दोस्तों ने कैसी प्लानिंग कर रखी है। ये जो कमरा था ये उनकी अयाशी का अड्डा था। वो यहीं पे ही लड़कियों को लेके आते थे और उनको दौलत का लालच देते थे। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़की उनकी दौलत के लालच में ना आई हो। उनको इतना पैसा दे देते कि वो फिर मान जाती थी। ये लड़की भी जब पहुंच गई और आके बैठ गई तो बोली, कहाँ हैं आपके डैड? तो फरहान ने एक बड़ी नोटों की गड्डी निकाली और उसके सामने लहराते हुए कहा, ये हैं डैड, तुम्हारी इतनी तनख्वाह नहीं है जितने ये पैसे हैं और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। तुम सोच सकती हो, देखो इनकी खुशबू को महसूस करो, कितने ज़्यादा हैं ये, तुम्हारी सोच से भी बहुत ज़्यादा। और तुम समझ गई हो मैं तुम्हें यहां पे क्यों लाया हूं। और तुम पहली लड़की नहीं हो, यहां पे कई लड़कियां आई हैं। हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, तुम हमसे मिलती रहोगी, हम तुम्हें दौलत भी देते रहेंगे, तुम्हारा कोई भी काम होगा करते रहोगे। नौकरी तो एक छोटी सी बात है, तुम्हें नौकरी की ज़रूरत भी नहीं होगी, हम तुम्हें इतने दे दिया करेंगे, तुम खुश रहोगी। उसको इस तरह की लालच दे रहे थे और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट कर रहे थे कि वो ऐसी लड़की नहीं है और उनकी बातों में नहीं आ रही, इसलिए वो लालच बढ़ाते जा रहे थे। लड़कियां बहुत जल्दी मान जाती थीं, लेकिन शाजिया उन लड़कियों में से नहीं थी जो मान जाए। और जब उन्होंने देख लिया कि वो दौलत से मानने वाली नहीं है तो वो उसको कैसे जाने देते, क्योंकि बाकी जितनी भी पहले लड़कियां वो लेके आए थे उनका तो दौलत से मुंह बंद कर चुके थे। इस लड़की से डर गए कि अगर बाहर निकलेगी तो इसने हमारी जगह भी देख ली है और हमारी बात नहीं मानेगी, तो हमें सबको जाकर बता देगी। तो उन्होंने उसको कहा, नहीं, बेहतर यही है दौलत भी ले लो, आराम से मान जाओ, और अगर तुम नहीं मानी तो याद रखना हम तुम्हारे साथ मुंह काला भी करेंगे और उसकी वीडियो भी बना लेंगे, और उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो एक शरीफ घर की लड़की थी, एक मेहनत मजदूरी करने आई थी। वो काफ़ी गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने कोई एक बात भी ना सुनी और वही हुआ, उसके साथ ज्यादती भी की और उसकी मूवी भी बना ली ताकि वो बाहर निकल के उनको ब्लैकमेल ना कर सके। अगर बात करेगी तो वो उसको डरा रहे थे कि हम सबको दिखा देंगे।
लेकिन वो एंड तक ऐसी लड़ती रही उनके साथ कि वो उसके साथ अपनी हवस भी बुझा चुके, लेकिन उसके बावजूद वो उनके साथ लड़ती रही। और जब वो उससे अपनी हवस पूरी कर चुके तो उसको वहां से जबरदस्ती पैसे उसके पर्स में डाल के उसको निकाल दिया। वो वहां से बाहर निकली और चलती हुई रोती हुई अपने फ्लैट पे पहुंच गई। वो रात सारी रोती रही, उसने खाया पिया नहीं, वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचती रही। अगले दिन वो ऑफिस भी नहीं गई, सारा दिन घर पे रही। उसकी जिंदगी एक तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन शैतानों के दिल में फिर से शैतान टपका और वो अगली शाम उसके फ्लैट पे ही पहुंच गए। वो ऐसी घर के अंदर दाखिल हुई थी रोते हुए कि दरवाजा बंद करना भी शायद भूल गई थी। कोई वहां पे आता तो था नहीं, उसको खौफ तो था नहीं, एक अकेली लड़की रहती थी। इर्द गिर्द जो फ्लैट थे सारे खाली पड़े हुए थे और उन्होंने आके जब दरवाज़ा खोला तो वो खुला हुआ था और वो अंदर दाखिल हो गए और उनके चेहरे बताते थे वो फिर अपनी हवस पूरी करने आए हैं। और उन्होंने अपनी फिर से हवस पूरी की। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि हवस पूरी करते करते इस अंदाज में फरहान ने उसका गला दबाया। वो उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस अंदाज में वो अपनी हवस पूरी कर रहा था कि उसका गला दबा रहा था। वो मस्तियां कर रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि जो नीचे एक नाजुक सी लड़की है वो उन मस्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो अपनी जान खो बैठी। और जब उनको एहसास हुआ कि वो मर चुकी है तो वो जल्दी से उस घर से निकल गए, लेकिन परेशान थे कि अब इसको ठिकाने लगाना है। उनसे आज से पहले ऐसा काम नहीं हुआ था, लेकिन वो तैयार हो चुके थे इसको ठिकाने लगाने के लिए। वो रात को वापस आए, उसको वहां से उठाया, गाड़ी में डाला और उसी पहाड़ की चोटी पे जहां से उमर आ रहा था और वो उससे लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी, उसी ही एक जगह पे जाके ऊपर से उसके वजूद को गिरा दिया। कोई निशान नहीं छोड़ा था और पीछे जाके उस घर का भी इस अंदाज में सफाया कर दिया, उसके फ्लैट का, कि कोई निशान तक भी नहीं छोड़ा था। और उसके बाद उसका वजूद तो वहां पहाड़ी के ऊपर से गिर के नीचे एक ऐसी जगह पे फंस गया, रुक गया, जहां पे कोई भी इंसानी वजूद नहीं जा सकता था। किसी को भी नहीं पता लग सकता था कि यहां कोई मुर्दा वजूद पड़ा है। लेकिन मैं शायद अपने वजूद से शाजिया मरने के बाद जब आज़ाद हुई तो जिस्म जब उसी कमरे के अंदर, उसी फ्लैट के अंदर वो मरी थी, तो जिस्म तो वो उठा के ले गए थे, लेकिन उसकी रूह, उसका हमजाद वहीं पे मौजूद रहा। वो खुद हैरान था, वो हमजाद, वो रूह की कि उसको क्या मौका मिला है या क्या हुआ है। वो ऐसी भटक गई थी, ऐसी शिद्दत से गुस्सा था उसके अंदर, एक नफरत सी, एक एहसास था, एक बदले का एहसास। जब वो उस फ्लैट से बाहर निकली तो उसको लगा कि वो उनके बारे में सब कुछ जान चुकी है। जैसे वो अपने वजूद से अलग होने के बाद, एक रूह बनने के बाद, एक हमजाद बनने के बाद बहुत कुछ जान चुकी है। तो बस उसके बाद उसका बदला शुरू हुआ और उसने चुन चुन के उन तीनों को मार दिया। वो तीसरा भी अपने आप को छुरियां मार के मर गया। और जब उसकी लाश सुबह वालिदैन को मिली तो वो यही एंड तक समझते रहे कि दोस्तों की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, पागल हो गया, शराब पी रखी थी, बहुत सारी बातें हुई और उसको भी मार दिया गया। लेकिन शाजिया की आत्मा, शाजिया की रूह भटकती रही। मैं वापस नहीं जा सकी और मुझे नहीं पता क्यों मैं वापस नहीं जा सकी। ये भी एक राज है। जिस शक्ति ने, जिस ताकत ने मेरी मदद की थी, मैं उससे भी मदद लेने के लिए गई, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। मैं भटकती रही। उस रोड पे रोजाना मैं खड़े होके लोगों को रुकने का इशारा करती, लेकिन गाड़ी वहां से गुजर जाती, कोई भी गाड़ी नहीं रुकती थी। यहां तक कि कई दफा गाड़ी मेरे वजूद के ऊपर से गुजर जाती, लेकिन मेरी रूह को, मेरे हमजाद को कुछ भी नहीं होता था। आज भी मायूसी के साथ मैंने हाथ का इशारा किया, लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो रही है। शायद इस गाड़ी वाली ने मुझे देख लिया है, ये कोई इल्म जानता है, किसी का शागिर्द है, कोई उस्ताद है, कोई रूहानियत से वाबस्ता शख्स है, मैं नहीं जानती, और उसने मुझे देख लिया है। और जब गाड़ी रुक गई तो मैं बोलना चाहती थी लेकिन चुप रही। तभी आपने पहल की,
कहाँ जाना है आपको, क्यों रोका है मुझे? तो मैं समझ गई कि किसी ने मुझे देख लिया है। मेरी भटकती हुई आत्मा, मेरी भटकती हुई रूह जो काफ़ी अरसे से फिर रही थी कि कोई मेरी मदद कर सके, आज कोई मेरी मदद करने के लिए आ गया था। और मैं उसके साथ बैठ गई और अब वही शाजिया आपके सामने बैठे आपको अपनी कहानी सुना रही है। और अब उमर कांपना शुरू हो गया, उसका वजूद ठंडा होना शुरू हो गया कि ये क्या माजरा है, ये कैसी कहानी है। तो उमर ने डरते डरते पूछा, आपने मुझे मदद के लिए कहा है, मैं क्या मदद करूं? उसने कहा, शायद मैं इसी दुनिया में फंस गई हूं, भटक गई हूं। बहुत अरसे से ढूंढ रही थी कोई मेरी मदद कर सके, कोई नहीं मिला। बड़े अरसे बाद आज कोई मिला है और वो आप हैं। मुझे वापस जाना है। मेरा वजूद आज भी पहाड़ी की उस चोटी की उस जगह पे पड़ा है। उसको कफन पहना दीजिए, उसको ज़मीन के हवाले कर दीजिए ताकि मुझे सुकून आ जाए। मेरा बदला पूरा हो चुका है, मेरा सुकून मुझे मिल जाना चाहिए था मेरा, क्योंकि बदला मैंने पूरा कर लिया, लेकिन मैं आज भी बेसुकून हूँ। शायद मेरा जिस्म कफन के बगैर, वो हड्डियाँ आज भी वहीं हैं, उसको किसी मिट्टी के हवाले कर दीजिए। मुझे जाना है, यही मुझे आपसे मदद चाहिए। मैंने कहा, किस जगह पे? उसने आगे से बता दिया और उसके बाद कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और मुझे पता है अगर आपने मुझे देख लिया है तो आपको भेजा गया है, और ना सिर्फ भेजा गया है बल्कि आप देख भी सके हैं। किसी ऐसी हस्ती से आप ज़रूर जुड़े हैं जिसका आपने गाड़ी में जिक्र भी किया था कि रूहानियत में कोई उस्ताद है, उससे सीखते हैं, तभी आपको भेजा गया है। और उमर कहते हैं, उसी वक्त मुझे याद आ गया था, मुझे उस्ताद जी ने कहा था तुम्हारे ज़िम्मे एक काम है, करना है तुमने, और ज़िम्मे लगाया था बहुत जल्दी, वो एक काम है तुमने करना है। और मुझे एकदम से याद आ गया, वो भी जैसे इशारों में कुछ कहा गया था। उसके बाद उसने गेट नहीं खोला, वो गाड़ी के आर पार बाहर चली गई और बाहर खड़े होकर फिर से उसने कहा, मेरा ये काम ज़रूर कर देना, अब मैं चलती हूं, शुक्रिया। और वो चलती हुई थोड़ी ही कदम दूर गई और उसके बाद गायब हो गई। मैं थर थर कांपता रहा, बैठा रहा कि ये क्या मंजर है। दिल किया अभी गाड़ी वापस मोड़ूं, उस्ताद जी के पास जाऊं, लेकिन ना समझ आया। घर चला गया, जैसे कैसे सोया नहीं सोया ऐसे लेटा रहा। अगली ही सुबह तेजी से भागा, उस्ताद जी जाग चुके थे, उनके पास पहुंचा और उनसे कहा, आपसे बहुत कुछ कहना है। वो ऐसे रहे जैसे कुछ सुनने के मूड में ना हो और बोले, जाओ पहले काम करके आओ, उसके बाद मैं सुनूंगा जो भी तुम कहते हो। मैं समझ गया कि ये पहले ही मुझे इशारा दे चुके थे, तभी बोले, जाओ पहले जो अधूरा काम है उसको मुकम्मल करके आओ। मैं वहां से गया और उसी नक्शे पे जो उसने मुझे समझाया था वो सारा मैंने ट्रेस किया, और जब उस जगह पे पहुंचा, हाँ, वहाँ हड्डियों का एक मुकम्मल ढांचा मौजूद था। इंसान का वजूद नहीं, सिर्फ एक ढांचा था। अब इस ढांचे की मैं कहाँ रिपोर्ट करता, क्या करता, एक ढांचा ही था। सो मुख्तलिफ लोगों से मिलके कि अगर किसी का वजूद था अब तो ढांचा रह गया, इसको मिट्टी के हवाले करते हैं। कफन का बंदोबस्त किया, उसको कफन पहनाया और उसको एक कब्र में दफना दिया। उसके बाद जब मैं अपने उस्ताद जी के पास पहुंचा कि उनसे इस सारे मामले में बात कर सकूं, तो वो आगे से बोले, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ज़िम्मे ऐसे काम लगा दिए जाते हैं जो इस दुनिया के बड़े बड़े राज होते हैं। राजों में से एक ऐसा राज जो तुम भी जान चुके हो। बस हम इस दुनिया में अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम करने के लिए आते हैं, और कभी किसी छोटे इंसान से बड़ा काम करा लिया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अब अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी होगी। ऐसे कई राज होते हैं जो आम इंसान सुन भी नहीं सकता, इंसान देख भी नहीं सकता। इंसान सुने या देखे तो वो चकरा जाएगा, मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन इससे भी बड़े बड़े राज होते हैं।
यह भी राजों में से एक राज था, ड्यूटी देते रहना। उमर कहते हैं, मदर साहब, मैं अपने उस्ताद जी से मिलता रहा। वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा तो ना रहे, लेकिन आखिरी लम्हा भी वो मुझे जो कह के गए थे मरने से कुछ दिन पहले, बहुत ज़्यादा तुम्हारे सामने ड्यूटियाँ आएंगी, अपनी ड्यूटी को निभाते रहना। इस कहानी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने आपको स्किप की, आप भी जानते हैं, बाकी लोग तो नहीं जान सकेंगे जो कहानी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मैंने क्यों स्किप की, वो ज़रूरी थी। लेकिन जब वो ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटियाँ चलती रहती हैं। वो चले गए, मैं एक फिर उस्ताद की तलाश में था। वहीं देखते देखते, आपकी बातें सुनते सुनते ऐसा आपका कायल हुआ कि मैंने आपको अपना रूहानी उस्ताद बना लिया। ये उनके अल्फाज हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, और ये ड्यूटियों का लफ्ज़ या उस्ताद जी ने कहा था या आप कहते होते हैं। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी निभाता है। इस दुनिया में जो भी आया है उसकी कोई ना कोई ड्यूटी लगी है। कोई पैसा कमाने में लगा हुआ है, और कोई राजों में से बहुत सारे राज हैं उनको सुलझाने में लगा हुआ है। तो मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा, और ये कहानी आपके साथ इसलिए शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप मुनासिब समझें तो इसको ज़रूर अपनी हॉरर स्टोरी में शामिल कर दीजिएगा। वरना मैंने आपसे इसलिए डिस्कस करना था कि मैंने इससे पहले भी आपसे बहुत कुछ पूछा था, सीखा था, और आपने मुझे बताया था। तभी मैं आपको अपना रूहानी उस्ताद बना चुका हूं। ये कहानी जब मुझे उन्होंने भेजी और मैंने सुनी तो मेरा था कि ये मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन फिर मेरी उनसे बात हुई और वॉइस मैसेज में, तो मैंने कहा मैं इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो 700 एपिसोड मुकम्मल होने जा रहे थे, तो मैंने कहा एक 700 पे एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी होनी चाहिए। ये एक राज़ों में से बहुत बड़ा राज है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे बहुत सारे राज होते हैं अगर इंसानों को बताया जाए तो इंसान हिल जाएंगे, लरस जाएंगे, कहेंगे ये कैसे हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे राज होते हैं। तो आज 700 मुकम्मल हो रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, आज आपको एक राज़ों में से राज, एक खौफनाक कहानी सुनाता हूँ।